अगर हमारा युवा जो आज 18 से 25 साल की उम्र तक का है, अगर उसका करियर प्रोग्रेशन सेटल नहीं होता है, यू कैन नॉट मेक अ प्रोग्रेसिव राजस्थान। सर आपने टीएसपी क्षेत्र को लेकर अभी हाल ही में ट्वीट किया, बड़ा वायरल हो रहा है। अंदर जो ओबीसी और एमबीसी का व्यक्ति रहता है वो तो पिछड़ा है। राजकुमार रोहतस में आपके साथ आ रहे हैं क्योंकि वो ट्वीट भी कर दिया, उनका फोन आया है इसको लेकर। तो जो विकास के लिए जो विचारधारा रखते हैं उन सबका मत एक ही होगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन किस स्टेज में? अब सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए? काम भी पूरा कराते हो तो प्रमोशन भी तो दो ना। सर इसे लेकर 2026 में कोई बड़ा आंदोलन प्लान कर रहे हैं विजय बैंसला? अब क्या है कि कोई लोगों को शायद काफी लोगों को पसंद है कि गाड़ी पहले खत्म हो जाए, फिर लंबा चौड़ा खर्चा हो, टो चेन चले, फिर काम हो। पीलूपुरा में आखिरी पंचायत हुई थी तो सर युवाओं ने ऐसे आरोप लगाया कि तब उन्होंने कोई विरोध किया तो आप मंच छोड़कर भाग गए थे, तो ऐसे सच? नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला के पुत्र और गुर्जर समाज के जाने माने नेता विजय बैंसला जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी सर आपने टीएसपी क्षेत्र को लेकर अभी हाल ही में ट्वीट किया, बड़ा वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा बातचीत उस पर हो रही है जिसमें आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्षेत्र के आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो सर क्या कहेंगे आप उस पर? देखो ऐसा है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि टीएसपी क्षेत्र जो राजस्थान का है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये वाला बेल्ट आता है, ये सबसे पिछड़ा है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमी की जो डेटाज हैं सरकार की ही, अगर आप वो देखो तो अगर मैं आपको बताऊं, अर्बनाइजेशन के लेवल पर कोटा इज सिटिंग एट 60% एंड डेटा फॉर डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा इज एट अबाउट 6.9 एंड 7%। इसका मतलब क्या है कि ये पिछड़ों में भी पिछड़ा है इलाका, ठीक है, और कोटा एडवांस्ड है, जयपुर भी एडवांस्ड है। अब मुझे ये बताओ आप कि कोटा, जयपुर, अजमेर, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर, इन सब इलाकों के अंदर जो ओबीसी और एमबीसी का व्यक्ति रहता है वो तो पिछड़ा है, तो उसको आरक्षण मिलता है। लेकिन जो राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका है, उस इलाके में रहने वाला ओबीसी और एमबीसी का व्यक्ति पिछड़ा नहीं है, उसको आरक्षण मिलता नहीं है। भाई मैं तो यही समझूंगा ना। तो क्या सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धारियावाड़, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, घाटोल, सागवाड़ा, सलूम्बर, इन सब इलाकों के ओबीसी और एमबीसी के रहने वाले लोग, वर्ग के लोग क्या सक्षम हैं? अगर सक्षम है और आपके रिकॉर्ड कहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर वो पिछड़ों के साथ रहते हैं तो वो भी तो पिछड़े हुए ना, तो आप उनको आरक्षण क्यों नहीं देते? क्या आपके हिसाब से कोटा में रहने वाला बंदा ज्यादा पिछड़ा है और टीएसपी एरिया में रहने वाला ओबीसी और एमबीसी का व्यक्ति कम पिछड़ा है? वो सक्षम है? ये आपका पूरा स्ट्रक्चर ही फ्लॉड है। अभी जॉली एलएलबी नाम की पिक्चर आई थी थोड़े दिन पहले, उसमें सौरभ शुक्ला जी ने जो जज का किरदार निभाया, मैंने ट्वीट भी किया था कल, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे संविधान में दो चीजें होती हैं, एक तो लेटर होता है और एक स्पिरिट होता है। लेटर मतलब क्या कहा गया और स्पिरिट मतलब उसके पीछे की बात। तो आरक्षण में भी टीएसपी क्षेत्र में अगर आप कायदे से देखो तो लेटर ने तो कहा कि 45% आप एसटी को दीजिएगा और 5% आप एससी को दीजिएगा। अच्छी बात है, वो तो लेटर था, लेकिन स्पिरिट तो ये थी ना कि पूरे टीएसपी क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। तो अगर आप टीएसपी क्षेत्र के लोगों को आगे नहीं बढ़ाओगे, एक पैरेलल सिचुएशन में खड़ा नहीं करोगे, तो टीएसपी कैसे बढ़ेगा? और अगर टीएसपी इतना बड़ा क्षेत्र जो है पिछड़ा रहेगा तो राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा? सबका साथ सबका विकास हम कैसे करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है भारत के लिए, उसमें कोई एक अंश तो राजस्थान का होगा और राजस्थान के किसी एक अंश में आपका टीएसपी क्षेत्र होगा और टीएसपी क्षेत्र के किसी अंश में आपके एमबीसी और ओबीसी समाज की तो भागीदारी होगी। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि दे आर इररेलेवेंट? और अगर ये इररेलेवेंट हैं तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ही इररेलेवेंट है, क्योंकि इनके पास भी तो वोटर कार्ड है, इनके पास भी तो आधार कार्ड है, ये भी तो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक बात मैं जरा बताऊं, 25% आबादी
ओबीसी और एमबीसी समाज की है. It is a huge number, 25%, which basically means they need to be taken care of. अच्छा सर, राजकुमार राउत इसमें आपके साथ आ रहे हैं क्योंकि वो ट्वीट भी कर दिया, उनका फोन आया इसको लेकर कि हाँ ऐसा होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूँ, आपके साथ सहमत हूँ। मैंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में पढ़ा, बांसवाड़ा के सांसद महोदय माननीय राजकुमार राउत जी ने कहा है और बहुत स्पष्टता से कहा है कि टीएसपी क्षेत्र में जो उनका 45% आरक्षण है, जो एसटी का, जो भी हम भी वही कह रहे हैं कि इसके साथ छेड़छाड़ ना हो, और जो अनारक्षित 50% है उसके अंदर ओबीसी एमबीसी और इन सबको दिया जाए. तो हम भी तो वही बात कह रहे हैं और वो भी वही बात कह रहे हैं. तो देखिए, जब आप किसी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो जो विकास के लिए जो विचारधारा रखते हैं उन सबका मत एक ही होगा. जो जायज बात है उसको नाजायज तो कहा नहीं जा सकता ना. अगर हम ये कहें कि आंख बंद करने से बिल्लियां दूध पीना बंद कर देगी, तो ऐसे तो होता नहीं. आंख खोल करके हमें देखना पड़ेगा, सच्चाई के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा. और मैं तो चाहता हूं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, आपने राउत साहब की बात करी, मैं तो चाहता हूं कि वहां पे जितने भी सांसद हैं सबके सब मिल करके टीएसपी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आगे तो आए. हम अपनी तरफ से कर रहे हैं. 20 तारीख के बाद टीएसपी क्षेत्र में जाऊंगा करीब 7-8 दिन के प्रवास पे, एक एक गली नुक्कड़ में बात तो करनी पड़ेगी. जो व्यक्ति सक्षम ही नहीं है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, उसको खड़ा करके उसको बैसाखी या कंधा तो देना हमारा फर्ज है ना. और वैसे भी मैं बहुत गंभीरता से, बहुत सोच समझ करके ये बयान दे रहा हूं कि जब हमने पिछले 20 साल से, उससे भी ऊपर हो रहे, एमबीसी के लिए गुर्जर समाज आरक्षण की लड़ाई लड़ता आ रहा है और 2019 में 5% आरक्षण हमें मिला. वो 5% आरक्षण समूचे राजस्थान के लिए था, टीएसपी को अलग करने का नहीं था. तो जो आदमी वहां पर, जो गुर्जर, जो एमबीसी का व्यक्ति टीएसपी क्षेत्र में रह रहा है, उसके ऊपर भी एमबीसी का आरक्षण लागू होना चाहिए, चाहे वो अनारक्षित 50% में ही हो. जो संविधान कहता है कि 45% एसटी को देना चाहिए, हम बिल्कुल उसका अनुसरण करते हैं, होना चाहिए. जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो पिछड़े हैं उनको भी समकक्ष लाभ देना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है. सर, इसको लेकर कोई आंदोलन वगैरह करेंगे आप अगर ये पूरा नहीं होता है तो? देखिए, हर चीज आंदोलन से नहीं होती, बातों से भी हो जाती है. और फिर ऐसा है कि ये तो स्थानीय लोगों की मांग है, हम उसको शब्द दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं यार. हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष भी करेंगे और लड़ेंगे भी, क्योंकि भैया एमबीसी का आरक्षण और उसके साथ ओबीसी का भी, हमने तो एमबीसी की लड़ाई लड़ी है 20 साल, हम तो अभी भी लड़ रहे हैं. जब वहां पूरा हो गया तो अब यहाँ रुख होगा और यहाँ भी पूरा होगा. और मुझे इस बात की खुशी है कि नीति और नियति तय करने वाले, संवैधानिक पदों पर बैठने वाले जैसे राउत साहब हैं, उन्होंने भी इस बात की गंभीरता को समझा, लोगों की पीड़ा को समझा और वो इस पे कार्य करने के लिए आमदा हैं. तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात होना चाहिए. सर, गुर्जर आरक्षण आंदोलन किस स्टेज में? अब सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए? देखिए, आंदोलन वाली जो अगर आप बात करें गुर्जर आरक्षण की, 5% आरक्षण तो चालू है 2019. बड़ी विडंबना है. देखो, विडंबना ये है, 2019 में जस्टिस दिनेश मेहता जी के कोर्ट में सरकार ने कहा था कि आरक्षण मांगने के लिए, देने के लिए तरीका ये होगा कि पहले जनरल में मिलेगा, फिर ओबीसी में मिलेगा और उसके बाद एमबीसी में मिलेगा. ये कोर्ट ने भी कहा, ये कोर्ट में सरकारी वकील ने भी कहा और इसके साथ साथ जज साहब ने भी ये जजमेंट दी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया. ये तो कंटेम्प्ट करा है इसका. वादे पूरे नहीं हुए? वादे नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है भाई. ये बहुत बड़ी चीज है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत बड़ी चीज है. और मैं अभी लॉ सेक्रेटरी साहब से मिलकर आया था करीब हफ्ते पहले, जो नए नए अभी आए हैं. मैंने उनको बोला कि सारी जजमेंट है, देखिए. तो बोले बात तो ठीक है आपकी. मैंने कहा अगर ठीक है तो इम्प्लीमेंट कब करेंगे हमारा? और हमारे 1252 में से 433 बच्चों का डीपीसी होना था, उसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है. काम कर रहे हैं लोग बाग सरकार में, हर रोज आते हैं, अपना काम करते हैं, वापस जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह आ जाते हैं, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलता. काम भी पूरा कराते हो तो प्रमोशन भी तो दो ना. लॉजिकल है ना. और सबसे बड़ी बात, जो नहीं हुआ पूरा, तो टीएसपी में तो एमबीसी लगी नहीं रहा. ये भी तो कितनी बड़ी बात है. बहुत सारी चीजें हैं. मैं तो केवल यही उम्मीद करता हूं कि जो सब कमेटी बैठी है, बनी है, वो अपने कार्य करे, सकारात्मक तरीके से करे, डिली डैली ना करे. जरूरी है संवेदनशीलता की, ये समझने की
कि एक बहुत बड़ा समाज है, एमबीसी समाज बहुत बड़ा समाज है, और अगर उनकी उम्मीदों पे हम खरे नहीं उतरते फिर वो नाउम्मीद होने लग जाते हैं। सर इसे लेकर 2026 में कोई बड़ा आंदोलन प्लान कर रहे हैं विजय बैंसला? ऐसा है कि बदलते परिवेश में जब समय बदलता है, एनवायरनमेंट बदलती है, तो आपके संघर्ष करने के तरीके भी बदलते हैं। ठीक है, तो पहले चर्चाएं होंगी, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो जो कार्य करने हैं वो तो करेंगे ही, समाज पूरा एकजुट है ही है। लेकिन बात यह है कि वो स्थिति आए क्यों, उसमें क्या है कि सबका नुकसान होता है। बात यह है कि जो कार्य करने हैं, जैसे हम 2019 में पटरी पे बैठे, अगर पहले ही आरक्षण दे देते तो पटरी पे बैठ करके इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत क्या थी? नहीं अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि बताए बिना बैठे, बता के बैठे थे। 3 महीने पहले बताया था कि हम इस तारीख को पटरी पे बैठेंगे, साहब आप ये कर दीजिए। तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं अभी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से कह रहा हूँ कि मामला ये रहता है कि हम लोग बैठते नहीं हैं, हमें विवश कर दिया जाता है कि बैठा जाए, जिससे कि बाकी लोगों को दिक्कत हो। जो काम 4 दिन बाद करना था वो 4 दिन पहले भी तो कर सकते हो। गाड़ी की सर्विसिंग कराते रहते हो ना, जब खराब हो जाएगी फिर जाकर के टो चेन लाने की क्या जरूरत है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहो, तेल पानी बदलते रहो, तो गाड़ी भी अच्छी चलेगी और एवरेज भी अच्छी आएगी। अब क्या है कि कोई लोगों को शायद काफी लोगों को पसंद है कि गाड़ी पहले खत्म हो जाए, फिर लंबा चौड़ा खर्चा हो, टो चेन चले, फिर काम हो। हम उस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा पुराना है, वो थोड़ा सवाल मैंने सोशल मीडिया पे बड़ा देखा था, तब चला था सर, तब पीलूपुरा में आखिरी पंचायत हुई थी, तो सर युवाओं ने ऐसे आरोप लगाया कि तब उन्होंने कोई विरोध किया तो आप मंच छोड़कर भाग गए थे, तो ऐसे सच था? ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ बच्चे थे जिनको अपनी बात रखनी थी, ठीक है, तो उन्होंने रखी। हमारे पास जो समझौता आया था, जो सरकार से आया था, हमने पढ़ दिया। इतने सारे लोग आए थे, दे वर मोर देन हैप्पी अबाउट इट, दैट्स ओके। ये दीस थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, ये तो अब समाजों में होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस समझौते के बाद में जो सरकार ने जो हमें दिया था, उसका पहला जो बिंदु था वो हमारे शहीद की अनुकंपा नियुक्ति और 5 लाख रुपए मुआवजा था, वो हो गया, बंदे ने ज्वाइन कर लिया है, सो बी इट, इट्स ऑलराइट। ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है। बात देखो जरूरी क्या है मैडम, जरूरी बात यह है कि जो युवा आज बेरोजगार है, ठीक है, जो केवल सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ रहा है। अब अगर 100 नौकरियां हैं, अप्लाई करने वाले 1000 हैं, 900 कहाँ जाएंगे? इस पे कभी चर्चा करी आपने? कभी से बात किया किसी से कि वो 900 का क्या करेंगे हम? व्हाट इज द फ्यूचर फॉर द यूथ? सरकारी नौकरी ये सब कुछ नहीं होती। आपने पैरेलल तैयारी क्या करी है? आप आज मीडिया में हैं, पता नहीं आपने सरकारी नौकरी का अप्लाई किया, नहीं किया, करा, इच्छा हो रही हो, नहीं हो, जो भी होता है, ठीक है, लेकिन आपने करियर ऑप्शन तो चूज किया ना। तो जो व्यक्ति सरकारी नौकरी के पीछे ही दौड़ रहा है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका प्लान भी क्या है और हम लोग उसको प्लान भी क्या दे सकते हैं? अगर हमारा युवा जो आज 18 से 25 साल की उम्र तक का है, अगर उसका करियर प्रोग्रेशन सेटल नहीं होता है, यू कैन नॉट मेक अ प्रोग्रेसिव राजस्थान। भाई राजस्थान कोई ज्योग्राफिकल क्षेत्र के अलावा केवल खेत नहीं है ना, लोगों से क्षेत्र बनता है। अगर लोग राजस्थान के ही डेवलप ना हो, अगर अग्रणी ना हो, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ने लग जाए, उनको पैरेलल करियर ऑप्शन ना मिले, तो आपका राजस्थान कैसे बढ़ सकता है आगे? यू कैन नॉट। दैट्स व्हाई देयरफॉर मैं कहीं बहुत अच्छी चीज पढ़ रहा था कि किसी से पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ लीडर। उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। He said a politician looks for the next elections, whereas a leader looks for the next generation. And I am looking towards the next generation. How you settle yourself? How do you ensure that your requirements of today are also met 20 years down the line? What is the structure which you are doing? आप कर क्या रहे हैं उसके लिए? तो वो सारी बातें, इन पे भी मेरे हिसाब से कभी कभार बैठे बिठाए लोगों से इस पर भी चर्चा करा करो कि साहब आप तो बड़े नेता हैं, आप ये बताइए कि 10 साल बाद जो युवा है, जो आज 8 साल का जो युवा है, जब ये 18 साल का होगा तो उसको कैसा राजस्थान का परिवेश मिलेगा, उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी, उसकी बाइंग कैपेबिलिटी कितनी होगी। आज जो 10,000 रुपये तनख्वाह कमा रहा है, अगर वो 10 साल बाद भी 10,000 ही कमाएगा तो क्या वो उतना ही सामान खरीद पाएगा या कम खरीद पाएगा? ये कॉन्वर्सेशन तो करने के हैं ना। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का
और मैं कहूंगा ऑन रिकॉर्ड, ये कोई चर्चा नहीं करता, फिर हम क्या चर्चा करें? यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। सबको अपना टावर पढ़ाना है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, जाकर के देखो, टीचर्स नहीं है, एक टीचर 6 क्लास पढ़ा रहा है, सबको एक साथ एक गार्डन में बिठा के। मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दीज मैटर्स। कोई भी चीज इस दुनिया में मैडम 100% नहीं होती, उसमें कमियां रहती हैं। हमें उन कमियों को पकड़ करके 100% नहीं तो कम से कम 10% ही सुदृढ़ कर लेना बहुत है। ये कॉन्वर्सेशन करो, मजा आए। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। क्या सोचते हैं आप इस पूरी बातचीत पर? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।